हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 14 जनवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप लोग इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो चलिए हम लोग 13 जनवरी के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो फ्रेंड्स, भारत की रैंक 85 है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ वनडे क्रिकेट में भारत का सर्वोच्च स्कोर बनाया है। तो आयरलैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम ने वनडे क्रिकेट में भारत का सर्वोच्च स्कोर बनाया है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, वैसे तो टोटल 27 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन हम लोगों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग अतुल अरविंद तेरमुरनिकर ही सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना पहल शुरू किया है। तो इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने किया है। कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना है। तो चीन यह अभी हाल ही में लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बना। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। तो 6.6% वृद्धि होने का अनुमान है। साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। तो दूसरा स्थान मिला है। हाल ही में बांग्लादेश के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो तमीम इकबाल, इन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। हाल ही में कहां पर स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो इंडोनेशिया में यह विस्फोट हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यह दिवस अभी हाल ही में 12 जनवरी को मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को मध्य कश्मीर के गंदेरबल जिले के सोनमर्ग इलाके के गगनगीर में जेड मोड़ सुरंग का उन्होंने उद्घाटन किया। और फ्रेंड्स, यह सुरंग केंद्र सरकार की भारत चीन सीमा सड़क पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उत्तरी और पूर्वोत्तर सीमा पर सड़क अवसंरचना का निर्माण करना है। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग जेड मोड़ सुरंग या सोनमर्ग सुरंग के बारे में भी जान लेते हैं। तो जेड मोड़ सुरंग समुद्र तल से 8,652 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन वाली सुरंग श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई गई है, जो गगनगीर को कश्मीर के गंदेरबल जिले के सोनमर्ग शहर से जोड़ती है। और आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि इसे जेड मोड़ क्यों कहा जाता है। तो इसे जेड मोड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सड़क के जेड मोड़ आकार के हिस्से को बाईपास करती है। इस खंड से यात्रा का समय फ्रेंड्स अब 2 घंटे से घटकर सिर्फ 15 मिनट रह जाएगा। और इस परियोजना का काम फ्रेंड्स मई 2015 में शुरू हुआ और 2024 में पूरा हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, इसका औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में किया। और इसकी लागत की बात करें फ्रेंड्स, तो 2,400 करोड़ की लागत इसे बनाया गया है। अगला प्रश्न है 2026 में संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी अपना भारत देश इसकी मेजबानी करेगा। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फ्रेंड्स घोषणा की है कि भारत 2026 में संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और इस सम्मेलन में फ्रेंड्स संसदीय प्रक्रियाओं में एआई और सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
और भारत फ्रेंड्स चौथी बार CSPOC की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले यह सम्मेलन फ्रेंड्स 1970 से 71 में, 1986 और 2010 में आयोजित किया गया था। और फ्रेंड्स CSPOC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंबाइंड स्पेस ऑपरेशन सेंटर इसका फुल फॉर्म होता है, और इसे हिंदी में संयुक्त अंतरिक्ष संचालन केंद्र कहा जाता है। और फ्रेंड्स यह संयुक्त अंतरिक्ष संचालन केंद्र एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अंतरिक्ष संचालन केंद्र है, और इसकी स्थापना 18 मई सन 2005 में हुई थी, और इसका मुख्यालय वंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें फ्रेंड्स, तो अंतरिक्ष संचालन केंद्र का मिशन थिएटर और वैश्विक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष बलों के परिचालन, कमांड और नियंत्रण को क्रियान्वित करना है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ प्रमुख सम्मेलन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में इसका आयोजन 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 2024 तक रूस के कजान में इसको आयोजित किया गया। और सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की फ्रेंड? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी अध्यक्षता की। और भारत की तरफ से इस प्रतिनिधित्व किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और प्रमुख सदस्य देश इसमें 9 थे और अन्य भागीदार देश 13। और 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन फ्रेंड्स यह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन का विषय क्या रहा? तो एक न्यायपूर्ण विश्व और एक टिकाऊ गृह का निर्माण, यह इस सम्मेलन का विषय रहा। और इसके सदस्यों की बात करें तो 19 सदस्य देशों, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ इसमें शामिल रहा। और फ्रेंड्स 2025 का सम्मेलन यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 15वां सम्मेलन यह दक्षिण अफ्रीका में 2023 में इसको आयोजित किया गया। और 17वां सम्मेलन फ्रेंड्स यह 2025 में ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। और 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन यह 13 से 15 जून इटली के अपुलिया के फसानो में इसको आयोजित किया गया। और इसका 49वां सम्मेलन यह 2023 में जापान में आयोजित किया गया था। और 51 नंबर का जो सम्मेलन फ्रेंड्स आयोजित किया जाना है यह 2025 में कनाडा में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जनरल जोसेफ ऑन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी यह लेबनान देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो लेबनानी सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल जोसेफ ऑन को लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और फ्रेंड्स अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति मिशेल ऑन का पद समाप्त होने के बाद लेबनान में राष्ट्रपति का पद 2 वर्ष से अधिक के लिए रिक्त था, यानी खाली था। और लेबनानी गणराज्य में फ्रेंड्स राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल का होता है। और एक मैरोनाइट ईसाई परंपरा के अनुसार लेबनान का राष्ट्रपति चुना जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जितने भी नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं उन सबका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो उरुग्वे के नए राष्ट्रपति यामांडू ओरसी बने, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने, वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो बने, रवांडा के नए राष्ट्रपति पॉल कागामे बने, बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति ड्यूमा बोको बने, लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति गितानस नौशेदा बने, आइसलैंड के नए राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डोटिर बने, और मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया सिम्बाम बनी, स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी बने, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बने, पनामा के नए राष्ट्रपति जोस राउल मुनिलो बने, चाड के नए राष्ट्रपति इद्रिस डेबी बने, अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति अब्देलहमदजीद तेब्बोने बने, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके बने, और जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति मिखाइल केवलाशविली बने। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा लेबनान देश से रिलेटेड था, तो हम लोग लेबनान के बारे में भी जान लेते हैं। तो लेबनान पश्चिम एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद लेबनान पर फ्रांस का शासन था, और अफ्रीकी देशों ने 1946 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। और फ्रेंड्स लेबनान की राजधानी बेरूत है, और लेबनान के वर्तमान राष्ट्रपति जोसेफ ऑन है, और यहाँ की मुद्रा लेबनानी पाउंड है। और यह भी आप लोग जानते रहे, लेबनान में अरबी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और संवैधानिक भाषा है। और लेबनान के पड़ोसी देशों की बात करें फ्रेंड्स, तो लेबनान के 2 पड़ोसी देश हैं, जिसमें उत्तर और पूर्व में सीरिया, दक्षिण में इजराइल स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में
लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान रखने को मंजूरी दे दी है। और मंत्रिमंडल ने राज्यों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने और नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ की स्थापना भी की है। अच्छा फ्रेंड्स, जो अभी हाल ही में नाम बदले गए हैं उसका हम आप लोगों को रिवाइज करवा दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नया नाम अहिल्यानगर किया है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बनी है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम अयोध्या धाम किया गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नया नाम गणतंत्र मंडप किया गया। राष्ट्रपति भवन के अशोक हाल का नया नाम अशोक मंडप किया गया। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम किया गया। तेलंगाना की नई राजधानी हैदराबाद बनी है। गुजरात का सिग्नेचर ब्रिज का नया नाम सुदर्शन सेतु बदला गया। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम का नया नाम निरंजन शाह स्टेडियम किया गया। और तेलंगाना सरकार ने राजगान का नाम बदलकर जय जय हे तेलंगाना घोषित किया है। अगला प्रश्न है, स्टोल्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन फ्रेंड्स मुंबई में किया गया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आस्था आई एशियन फिल्म फेस्टिवल यह मुंबई में 10 जनवरी से 16 जनवरी तक इसको आयोजित किया जा रहा है। और मुंबई में कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है फ्रेंड्स? तो मुंबई के अंधेरी सायन और रेस्तरां में फिल्मों का आयोजन किया जा रहा है। और फ्रेंड्स इस फिल्म में कुल 61 फिल्मों का चयन किया गया है। और ये फिल्म विभिन्न देशों जैसे चीन, मलेशिया, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, ट्यूनीशिया और भूटान से है। और इस महोत्सव के दौरान फ्रेंड्स प्रसिद्ध लेखक जावेद अख्तर को एशियाई सिनेमा के कलाकारों से सम्मानित किया गया। और यह फ्रेंड्स उनके सिनेमा में अतुलनीय योगदान का सम्मान है। अगला प्रश्न है, जीनोम डेटा सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स भारत सरकार ने जीनोम डेटा सुलभ बनाने के लिए भारतीय जैविक डेटा केंद्र IBDC पोर्टल लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स जीनोम इंडिया परियोजना को जनवरी 2020 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। और यह भारत में जीवन विज्ञान डेटा का पहला राष्ट्रीय भंडार है। अच्छा फ्रेंड्स जीनोम के बारे में भी जान लेते हैं। तो जीनोम किसी जीव की कोशिका में पाए जाने वाले DNA निर्देशों का संपूर्ण समूह है। और फ्रेंड्स मनुष्य में जीनोम में कोशिका के नाभिक में स्थित 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। और जीनोम में व्यक्ति के कार्य करने और विकास के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत जलवायु फोरम 2025 में भारत क्लीनटेक विनिर्माण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ उन्होंने किया है। और यह पहल फ्रेंड्स सौर, पवन, हाइड्रोजन और बैटरी भंडारण जैसे क्षेत्रों में भारत की स्वच्छ प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। अच्छा फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भी हम लोग जान लेते हैं। तो स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना, भारत को वैश्विक क्लीनटेक हब बनाना। और भारत क्लीनटेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म के उद्देश्य को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पहल का उद्देश्य सौर, पवन और हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भारत की क्लीनटेक मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, लोहड़ी त्योहार कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी 13 जनवरी को अभी हाल ही में लोहड़ी त्योहार मनाया गया। तो फ्रेंड्स लोहड़ी का त्योहार हर साल 13 जनवरी को बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। और फ्रेंड्स यह मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और फ्रेंड्स लोहड़ी का त्यौहार यह फसल की कटाई और बुआई की खुशियों में मनाया जाता है। और इसके अगर उद्देश्य की बात करें
तो लोहड़ी का उद्देश्य कृषि, सांस्कृतिक उत्सव, सामाजिक मेल-जोल और अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना से जुड़ा हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, जनवरी में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम क्या रही? तो एक साथ हम समृद्ध होते हैं, हमारे वैश्विक संबंधों का जश्न मनाते हुए यह इस दिवस की थीम थी। और 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम क्या थी? तो शोर भले ही विश्व में कुछ शांति और स्थिरता वर्तमान वैश्विक जलवायु के साथ गहराई से मेल खाता है, यह इस दिवस की थीम थी। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया और थीम क्या रही दिवस की? तो समग्र कल्याण मन शरीर और आत्मा, यह इस दिवस की थीम थी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और थीम की बात करें तो हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा है, यह इस दिवस की थीम थी। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई और 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम क्या रही? तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, यह इस दिवस की थीम थी। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम क्या थी? तो बिंदुओं को जोड़ना, यह इस दिवस की थीम थी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और थीम क्या रही इस दिवस की? तो राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, यह इस दिवस की थीम थी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।